तो मेरा बचपन है मम्मी के हाथ में किताबें देखते देखते, मेरा बचपन है वो आगे बढ़ता गया। मैं बैठी होती थी अपने कमरे में, लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते मैं गिरनार पर भी पहुंच जाती थी, हिमालय भी पहुंच जाती थी और न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाती थी। पहली कविता मैंने कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले साल में लिखी थी मैंने। तो अगली रात को मैंने एग्जाम की तैयारी करने के बजाय वो हिंदी नॉवेल है मैंने पूरी रात जाग के पढ़ डाली थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये चीज पूछते हैं कि हमें लिखना है पर हमें कुछ इंस्पिरेशन या क्रिएटिविटी मन में आ नहीं रही। तो ऐसे पल जब आपकी जिंदगी में आते हैं तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो? आप कहाँ अपनी इंस्पिरेशन ढूंढते हैं? 2010 में एक ऐसा समय आया था कि मुझसे नया कुछ भी लिखा नहीं जा रहा था। जब ऐसा समय आता है कि नया कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो उस समय तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति के पास बैठकर तालीम लें, लेकिन आपके व्यक्ति के भीतर में अगर प्रतिभा है तो इस प्रकार के अभ्यास से वो ज्यादा निखर सकती है। क्रिएटिव राइटिंग फायर है, वो फायर हमें निरंतर प्रज्वलित हो ऐसी कोशिश रखनी चाहिए। एक बार अगर वो बुझ गई तो फिर हम उसे दूसरी बार प्रज्वलित नहीं कर सकते। Hello and welcome back to Career Shades, everyone. And today we have a really important guest with us. She is none other than Dr. Usha Upadhyay. She is one of the most renowned authors of Gujarat. She has previously worked as a professor and is currently working as a director of Bharatiya Bhasha Bhavan, Gujarat Vidyapeeth. She also runs her NGO and she is also a researcher, and the list of her achievements is endless. सो मैम, हमारा ये बहुत सौभाग्य है आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच आने के लिए। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। जी जी मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कब एग्जैक्टली डिसाइड किया कि राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, इसमें आप करियर बनाना चाहती हैं? आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में कैसे डेवलप हुआ? हाँ, ये इसके लिए मैं मेरी मम्मी को थैंक्स बोलूंगी, क्योंकि उसने शादी के बाद एसएससी की परीक्षा दी थी। मैं 4 साल की थी तब, और इसके बाद उनको न सिर्फ उन्होंने एसएससी की डिग्री ली, लेकिन पढ़ने का बहुत शौक था। तो मेरा बचपन है मम्मी के हाथ में किताबें देखते देखते, मेरा बचपन है वो आगे बढ़ता गया। तो किताबों का रंग मुझे मेरी मम्मी से मिला है, और पढ़ते पढ़ते मुझे भी बहुत कुछ पढ़ा मैंने, क्योंकि घर में किताबें बहुत रहती थी, तो काफी कुछ मैंने पढ़ा। उसमें इतना इंटरेस्ट हुआ कि फिर मैं खोज खोज के और ज्यादा पढ़ने लगी, अच्छी अच्छी किताबें ऐसे। तो एक शब्द के साथ नाता बचपन से जुड़ गया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें पढ़ते हुए कल्पना के जो रंग मुझे मिलते थे। मैं बैठी होती थी अपने कमरे में, लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते मैं गिरनार पर भी पहुंच जाती थी, हिमालय भी पहुंच जाती थी और न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाती थी। तो बहुत अच्छा लगता था और पढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। जी, तो मैम, पहले आपका सबसे पहला राइटिंग का पीस, आपकी कोई भी कविता, कोई भी कहानी आपने किस उम्र में लिखी थी और वो क्या थी? पहली कविता मैंने कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले साल में लिखी थी मैंने, जब मेरी जो किशोरावस्था है वो खत्म हुई थी और मैं युवा हो गई थी। तो जो बचपन और किशोरावस्था के जो अनुभव थे मेरे, बहुत मुक्त दक्षिण गुजरात के अच्छे वातावरण में पली बड़ी थी मैं बचपन में, और इसके बाद सौराष्ट्र में आना हुआ था। तो एक जो सामाजिक दायरा होता है, एक जो मेंटल मेकअप प्रदेश के हिसाब से अलग अलग होता है, तो मैंने देखा कि काफी कुछ चीजें ऐसी है कि जो लड़के और लड़की में तफावत करते हैं, डिफरेंस करते हैं, और मुझे लगा कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अपनी भावनाओं को सबसे पहली बार गीत के माध्यम से मैंने व्यक्त किया था। पहली कविता इस प्रकार से मैंने फर्स्ट ईयर में लिखी थी। क्या बात है मैम, आप कोई 2-4 पंक्तियां उस कविता की याद कहना चाहेंगी? हाँ, गुजराती में है लेकिन जरूर कहूंगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ, बचपणना स्वर्गમાં રહેતી निर्दोष आनंद करती હું નાની શ્રી બાળકી, હારે મને મોટપણ નહોતું દેવું હું નાની શ્રી બાળકી। तो इस प्रकार से पूरा
बचपन को लेकर और बड़े होने से क्या क्या छूट गया मेरे हाथों से। मेरा घूमना फिरना, खेलना और तितलियों के साथ दौड़ना, ये सब मेरा धीरे धीरे करके बंद होता गया और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। इस बात को मैंने इस गीत में ढाला है। जी, क्या बात है मैम। हाँ। और मैम, जब आप ये सब किताबें, ये सब कविताएं लिख रही थी बचपन में, आपके कोई रोल मॉडल हुआ करते थे? आपकी माता जी के अलावा कोई और रोल मॉडल या कोई और जी, इंस्पिरेशन या जी। कोई मेंटर जिन्होंने आपको गाइड किया हो? हाँ, मेंटर तो नहीं, मेरे मेंटर के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो किताबें ही मेरी मेंटर रही हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से किसी के पास बैठकर कविता कैसे लिखना है या कहानी कैसे लिखना है, ऐसी चर्चा का कोई उस समय मुझे मौका नहीं मिला था। वो समय भी आज से 35-40 साल पहले का, तो ऐसा अवकाश तो नहीं मिला था। लेकिन किताबें मेरी मेंटर रही और मेरे पर, जिसे कहे ना कि प्रेरक, प्रेरणा जिससे मिलती रही मुझे, तो गुजराती साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार कन्हैयालाल मुंशी और झवेरचंद मेघाणी, ये दो जो राइटर है गुजरात के, उन दोनों की कविता, कहानी, उपन्यास, इससे मुझे बहुत प्रेरणाएं मिली थी। उसका उनकी लिखावट का, शैली का मेरे पर बहुत प्रभाव रहा था। जी, लोग सही कहते हैं, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, और एक बार और बताऊंगी कि बचपन से हिंदी के साथ मेरा बहुत लगाव रहा। इतना ज्यादा लगाव कि 8वीं कक्षा की एनुअल एग्जाम की अगली रात को मैंने एक पूरी हिंदी पॉकेट बुक, जिसमें केरो, मिस्र, रोम इत्यादि की जो कथाएं होती है रहस्यमय, मिस्र के मम्मी की, तो वो एक नॉवेल थी, उपन्यास था हिंदी का पॉकेट बुक के रूप में। तो अगली रात को मैंने एग्जाम की तैयारी करने के बजाय, वो हिंदी नॉवेल है वो मैंने पूरी रात जाग के पढ़ डाली थी। तो हिंदी के साथ भी उतना ही लगाव था। और हाँ, ये कहूंगी, हरिवंश राय बच्चन, उनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत, यानी आज भी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल जी, जी। तो मैम, ये कोई भी कविता लिखने से पहले या कोई भी कहानी लिखने से पहले आपके मन में एक ख्याल आता है, तो उस ख्याल से लेकर उसे पेपर पे उतारने तक का प्रोसेस क्या रहता है? कोई रूटीन जो आप फॉलो करते हैं या कोई स्टेप्स, कैसे एक अच्छी कविता या कहानी लिखी जाए? जी जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा भी है और बहुत गहन भी है, क्योंकि सोचकर नहीं लिखा जाता है। जो क्रिएटिव राइटिंग है, हम सोचकर नहीं लिख सकते हैं। वो एक स्फुरण होता है, प्रेरणा होती है, जिसे क्रिटिसिज्म में एक प्रेग्नेंट मोमेंट कहते हैं। ऐसी कोई मोमेंट आती है जब जो हमारी फीलिंग्स है बहुत तीव्रता के साथ मन में जागती है, कोई ऐसी बात जो हमें बिल्कुल क्रिएटिव राइटिंग के लिए मजबूर कर देती है। मन में कुछ ख्याल आते हैं, कोई पंक्ति आ जाती है और फिर हम लिखते हैं तो पूरा उतरता जाता है ऐसे। तो लिखते समय मैं कोई प्लान नहीं करती हूँ और मेरा हमेशा ये मानना है, मैं गीत, गजल और अछांदस यानी छंद मुक्त कविताएं, तीनों में मैं काम करती हूँ, तीनों में मेरी कविताएं लिखी गई हैं। तो अक्सर मुझे पूछा जाता है कि आप गीत क्यों पसंद करते हैं लिखना या गजल क्यों पसंद करते हैं, तब मैं कहती हूँ हमेशा कि जो संवेदन है, अपनी संवेदना है, वो खुद ही अपना फॉर्म तय करके आती है। हमें तो बस उसके साथ उसकी उंगली पकड़ के आगे चल जाना है। तो कभी गीत लिखा जाता है, कभी ऐसी उर्मी की बात होती है, तो कभी कोई ऐसी बात होती है तो गजल लिखी जाती है, और कभी बहुत विचारपूर्ण ऐसी कोई गंभीर गहरी बात होती है तो वो छंद मुक्त में बहुत लंबे पट पर इसका आलेखन हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मैम, ये जो विचार हैं जो आपके मन में आते हैं अचानक और फिर आपको लगता है उन्हें पेपर पे उतारा जाए, कई बार ऐसा होता है कि आपको वो क्रिएटिविटी, वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती है जिंदगी में, और इस कारण बहुत बहुत वक्त तक काफी सारे राइटर्स लिखते ही नहीं है। तो ये एक चीज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये चीज पूछते हैं कि हमें लिखना है पर हमें कुछ इंस्पिरेशन या क्रिएटिविटी मन में आ नहीं रही। तो ऐसे पल जब आपकी जिंदगी में आते हैं तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो? आप कहाँ अपनी इंस्पिरेशन ढूंढते हैं फिर? जी, सही बात है, ऐसा होता है। 2010 में एक ऐसा समय आया था कि मुझसे नया कुछ भी लिखा नहीं जा रहा था।
इससे आगे मैंने जो भी कुछ लिखा था बहुत सराहा गया था सबको, मतलब दीपोत्सवी विशेषांक जो निकलते हैं तो हर साल इनविटेशन भी आते हैं, लेकिन मैं कभी इस प्रकार से किसी का इनविटेशन आया और मैं लिख कर दे दूं, ऐसे मेरे से नहीं होता है। जो स्फुरण बहुत ज्यादा तीव्रता से जब आता है तभी मैं लिखती हूँ। तो 2010 में ऐसा हुआ था जिसे बहुत अच्छे नाम से जाना जाता है राइटर्स ब्लॉक। एक ऐसा राइटर्स ब्लॉक आया था कि जिस समय मैं लिख नहीं पा रही थी और मैं मन ही मन कभी कभी सोचती थी कि कितने लंबे समय से मैंने कविता नहीं लिखी है, तो क्या अब मैं कविता नहीं लिखूंगी, अब कोई स्फुरण ही नहीं हो रहा है मेरे मन में। लेकिन एक 8-9-10 महीने का समय बीतने के बाद अचानक से कोई ऐसा पर्यावरण प्रकृति का इतना सुंदर कोई अनुभव हुआ और फिर से मेरी कलम है वो बहने लगी ऐसे, और फिर तो लिखती ही गई ऐसे। जी। तो हम अपनी इंस्पिरेशन अपने आसपास की चीजों में ही ढूंढ सकते हैं। हाँ हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब ऐसा समय आता है कि नया कुछ नहीं लिख सकते हैं तो उस समय बहुत कुछ पढ़ना चाहिए और बहुत घूमना भी चाहिए लोगों के बीच, प्रकृति के बीच। जितना ज्यादा हम लोगों और प्रकृति के बीच घूमेंगे वो कोई ना कोई बात ऐसी होगी कि जो हमें छू जाएगी और अपने आप लिखने के लिए स्फुरण मन में जाग उठेगा। और पढ़ने से भी अच्छी कहानी कविताएं, जो जैसे रविंद्रनाथ मेरे बहुत प्रिय कवि रहे हैं, बार बार उनकी कविताएं पढ़ती और हर बार मुझे वो नई लगती है, कभी मुझे वो पुरानी नहीं लगी है ऐसे। तो ऐसे ही जिसे हम वर्ल्ड क्लासिक्स कहे, ऐसे कुछ हम पढ़ते रहे, अपनी भाषा का भी जो क्लासिक है वो हम पढ़ते रहे। तो जो राइटर्स ब्लॉक का जो समय है उस समय में ये सारी बातें हमारे मन में अपने आप कोई नया स्फुरण जगा देती है और फिर से हमारी कलम है वो लिखने लगती है, बहने लगती है ऐसे। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आई होप मेरे स्टूडेंट्स ये सब बातें सुन रहे हैं। तो अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप पढ़िए, आप जितना ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे फॉर श्योर। ऑल्सो मैम, एक और क्वेश्चन था जो काफी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नेचुरली टैलेंट होता है, वो लिख पाते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें लिखना पसंद होता है पर उनमें उतना नेचुरल टैलेंट नहीं होता, तो वो समय के साथ साथ अपनी स्किल्स पॉलिश करते हैं, सीखते हैं लिखना और उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं जिन्हें नेचुरली लिखना नहीं आता और आप सीखना चाहते हैं, तो इस चीज के लिए प्रॉपर स्टेप्स क्या हैं? हमें जाके कहीं ट्रेनिंग लेनी चाहिए? एक आपने स्टेप बताया, हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। उसके अलावा कोई चीज जो हम कर सकते हैं जिससे हमारी राइटिंग और अच्छी हो? कहीं से हम ट्रेनिंग ले सकें या किसी मेंटोर के अंदर कुछ इंटर्नशिप कर सकें, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। संस्कृत काव्य शास्त्र जो है, पोएटिक्स है, इसमें कहा गया है कि जो कवि है उनके पास, कवि यानी कोई भी क्रिएटिव राइटिंग करनार, वो उपन्यासकार या नाट्यकार कोई भी हो सकता है। तो क्रिएटिव राइटिंग करने वाले जो हैं तो उनके पास निसर्गदत्त प्रतिभा होती है। प्रतिभा वो जन्म से मिलती, वो कहीं से हम खरीद नहीं सकते हैं, कहीं से वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रतिभा भी काम नहीं करती है, उसका परिमार्जन होते रहना चाहिए ऐसे। तो इसके लिए बहुत गहरा अभ्यास भी चाहिए और सातत्य पूर्वक लिखने की एक धीरज भी होनी चाहिए। तो प्रतिभा हो, इसके बाद भी अभ्यास होना चाहिए, चाहे वो किताबों का हो, चाहे वो जीवन का हो, दुनिया का हो, वो भी एक अभ्यास है। हमारे राइटर पन्नालाल पटेल, गुजरात के ज्ञानपीठ पुरस्कृत जो राइटर है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी शिक्षण नहीं लिया था। ऐसे ही मनुभाई पंचोली दर्शक, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी शिक्षण नहीं लिया था। तो मनुभाई पंचोली ने बहुत सारी किताबें पढ़ के दुनिया भर का ज्ञान अर्जित किया था। और पन्नालाल पटेल है, उन्होंने रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि की जो परंपरागत कथाएं हैं वो कंठोपकंठ परंपरा से सुनी थी, अपने गांव में सुनी थी। और इसके साथ साथ जीवन का इतना गहरा अनुभव उन्होंने लिया था कि उनकी कलम है उसमें ऐसी ताकत आई कि दुनिया को उनका लोहा मानना पड़ा। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी एक व्यक्ति के पास बैठकर तालीम ले, लेकिन आपके व्यक्ति के भीतर में अगर प्रतिभा है तो इस प्रकार के अभ्यास से वो ज्यादा निखर सकती है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि साहित्य के लिए ही नहीं,
संगीत के लिए जो आप सुनते आए हैं रियाज, तो जी जी रियाज है संगीत के लिए जो मायने रखता है वही साहित्य के लिए भी है। आप निरंतर कुछ न कुछ लिखते रहे, और हिंदी में बहुत अच्छा मुहावरा है, कलम साफ होनी चाहिए। तो ये कलम जी साफ करने के लिए लिखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छी कविता जब लिखी जाए तभी हम लिखेंगे, छोटा सा भी स्फुरण हो तो आप लिखते रहिए। कभी अच्छी भी बन सकती है, कभी अच्छी नहीं भी बन सकती है, लेकिन एक बार अगर आपने लिखना बंद कर दिया है, जानबूझकर बंद कर दिया है कि अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना, तो हमारे बहुत जाने माने कवि निरंजन भगत जो कहते हैं, धूणो सड़क तो रहवो જોઈએ, यानी जो धुनी रमाई है हमने, जो जलाई है, जी अग्नि जो है वो बुझनी नहीं चाहिए। तो क्रिएटिव बिल्कुल राइटिंग फायर है, वो फायर हमें निरंतर प्रज्वलित हो ऐसी कोशिश रखनी चाहिए। एक बार अगर वो बुझ गई तो फिर हम उसे दूसरी बार प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। ये बात इसके साथ जुड़ी है।